नमस्कार साथियों, शिक्षा द वे ऑफ सक्सेस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल परमार और आपको अच्छे से पता है कि हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान अध्ययन पढ़ रहे हैं और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से 60 तक डिस्कस करेंगे और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप, मतलब क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। निम्नलिखित शहरों में से मध्य प्रदेश का वहां कौन सा शहर है जहां भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या है? ओंकारेश्वर। ठीक, तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि पूरे भारत में कितने ज्योतिर्लिंग है? 12। उसमें से मध्य प्रदेश में हमारे पास कितने हैं? 2। एक कहां पर है? उज्जैन में, और दूसरा तो कहां पर है? ये ओंकारेश्वर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। तो इसका सही जवाब क्या है? ओंकारेश्वर। खजुराहो के मंदिर से निर्मित है। खजुराहो में मंदिर है। 900 से 1050 ईस्वी के मध्य चंदेल शासकों द्वारा वहां पर बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो उसमें से जो खजुराहो के मंदिर बने हैं वो किस पार्टिकुलर चीज के बने हुए हैं? तो उसका सही जवाब है बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। बलुआ एक प्रकार का पत्थर होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, चलिए मंतगेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके पास और इसका सही जवाब है खजुराहो। मंतगेश्वर जो मंदिर है ये लॉर्ड शिवा मतलब भगवान शिव का मंदिर है ये। ठीक है, जो कि खजुराहो में स्थित है। बाकी कुछ पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं है, सीधी सी बात याद रखो। मंदिर फेमस है, लोग घूमने फिरने जाते हैं और खजुराहो में बहुत सारे मंदिर हैं। ठीक है, उनमें से एक मंतगेश्वर मंदिर भी है, लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। ठीक, तो याद रखना पड़ेगा आपको। आप देखिए जब हम क्वेश्चन में जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि मंदिर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं मध्य प्रदेश के। चाहे वो पटवारी का एग्जाम हो, पटवारी के तो हर एग्जाम में एक एक मंदिर आया था और आप खुद आपके सामने देख रहे हो। अभी तक 2 मंदिर हमने डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी डिस्कस करेंगे हम। तो आपको हर शहर के जो फेमस प्रसिद्ध मंदिर हैं, ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कॉलोनी में अगर किसी का मंदिर है तो आप उसको भी याद कर लो, मेरी कॉलोनी में फला कॉलोनी में वहाँ पर ये मंदिर है। वो जो प्रसिद्ध मंदिर है आपके जिले के और आसपास के वो सब याद रखो आप। ठीक है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, मध्य प्रदेश में पहली निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजना, ठीक है, पता होना चाहिए आपको जल विद्युत परियोजना क्या होती है। ठीक, कौन सी है? तो इसके सही जवाब है महेश्वर जल विद्युत परियोजना। जो महेश्वर जल विद्युत परियोजना है ये नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। और ये कहां पर मिलेगी आपको? खरगोन में। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना है जो कि निजी मतलब प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट वाली है ये। ठीक, हुआ क्या था कि इसकी स्थापना मतलब इसको जो स्टार्ट किया था 1994 में भारत सरकार ने इसकी परमिशन दी थी और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल जो कि उस टाइम पर सक्रिय था, ठीक है, इसने क्या किया था, एक बिड बुलवाई थी, मतलब बोली लगवाई थी, लोगों से टेंडर बुलवाए थे। तो ये 565 करोड़ के समथिंग ये पूरा प्रोजेक्ट इस कंपनी को, पार्टिकुलर कंपनी को दिया था। बाद में इसकी प्राइस बढ़ गई थी, वो बात की बात है, क्या क्या उसमें नाटक हुए हैं, फिर 1500 करोड़ इसके प्राइस लिया गया कंपनी से, वो अलग बात है। ठीक है, तो याद रखना महेश्वर जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। कौन से जिले में है? खरगोन जिले में है। कब स्टार्ट हुई? 1994 में। ठीक है, और कौन सी है ये? निजी क्षेत्र की, मतलब ये सरकारी हाथ में नहीं है, ये निजी क्षेत्र में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। चंदूरा बांध किस नदी पर है? तो इसका सही जवाब है आपका ताप्ती नदी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ताप्ती नदी कहां से निकलती है? अब तो आप बता दो, बोलो मेरे साथ। मुल्ताई। मुल्ताई के साथ क्या बोलोगे आप? जिला कौन सा? तो आप बोलो बैतूल। कौन सा जिला? बैतूल। तो वहां से निकलती ताप्ती नदी और इसके ऊपर है चंदूरा बांध। याद रखना, एक चंदूरा अलग है और चंद्रप्रभा अलग है। चंद्रप्रभा डैम कहां पर है? यूपी में मिलेगा आपको चंद्रप्रभा डैम। ठीक है, तो दोनों अलग है। ये चंदूरा है, अगर इंग्लिश में लिखने चाहूं मैं इसको तो इस प्रकार लिखूंगा मैं, चंदूरा डैम। ठीक है, जो कि ताप्ती नदी पर स्थित है। चलिए, राष्ट्रीय अलंकरण समारोह में आयोजित किया जाता है। 4 ऑप्शन है, सोच लिया? वेरी गुड। तो इसका सही जवाब है भोपाल। तो भोपाल में क्या होता है हमेशा, है ना, हर वर्ष क्या होता है फरवरी के, मतलब अधिकतर टाइम तो फरवरी में ही आयोजित किया जाता है ये मोस्टली, लेकिन आगे पीछे भी हो सकता है। तो फरवरी के महीने में भोपाल में अलग अलग जगहों पर, है ना, संस्कृति संचालनालय जो हमारा डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से राष्ट्रीय अलंकरण समारोह का ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, तो सिटी कौन सी याद रखनी है अपने को? भोपाल में राष्ट्रीय अलंकरण समारोह। उसमें आपको याद होना चाहिए तो अलग अलग प्रकार के पुरस्कार का वितरण किया जाता है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वामन मंदिर में स्थित है, वामन मंदिर कहां पर स्थित है? और इसका सही जवाब है खजुराहो में वामन मंदिर है। ये वामन मंदिर जो है ये आपका भगवान विष्णु का मंदिर है। आपको पता होना चाहिए विष्णु भगवान ने एक वामन अवतार भी लिया था, ठीक है, तो उसी वामन अवतार को डेडिकेटेड है, मतलब विष्णु जी को डेडिकेटेड है ये मंदिर। और इसका निर्माण भी चंदेल शासकों ने किया था, और उसमें भी विद्याधर पार्टिकुलर एक शासक हुआ करता था, उसके टाइम पर इस मंदिर का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताज उल मस्जिद कहाँ स्थित है? अब क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो एशिया की जो मस्जिद है सबसे बड़ी, कहीं कहीं पर लोग बोलेंगे नहीं एशिया की नहीं हो तो सिर्फ भारत की है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसे ही पूछा गया था, ठीक है, तो हमको अब आगे से याद रखना है कि वो एशिया की ही है। क्वेश्चन में पूछा उन लोगों ने, इसको डिलीट भी नहीं किया था उन लोगों ने, तो आपको याद रखना है कहाँ पर है वो ताज उल मस्जिद कहाँ पर है? तो आप बोलोगे सर ये भोपाल में स्थित है। ये सीटिंग के हिसाब से, मतलब लोगों के बैठने की कैपेसिटी के हिसाब से सबसे बड़ी मस्जिद है। यहाँ पर 1,75,000 से अधिक लोग बैठ सकते हैं, इतनी क्षमता है इस मस्जिद की। अगर आप भोपाल गए होंगे तो आपको हमीदिया हॉस्पिटल के पास ये मस्जिद है ताजुल मस्जिद, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। और एशिया की सबसे छोटी मस्जिद भी भोपाल में ही है, ठीक है, कौन सी? 2.5 सीढ़ी की मस्जिद, वो भी कहाँ पर है? भोपाल में ही है, ठीक है, आपको याद रखना। इसी मस्जिद में आपका पहले, अब तो जैसे कि ईंट खेड़ी की तरफ ऑर्गेनाइज होता है क्या, इस्तीमा, आपने सुना होगा भोपाल में लगता है, जिसको आप इस्तीमा बोलो या ऐसे लिखते हैं उसको इज्जितमा भी लिखते हैं। 3 दिन का ये फंक्शन होता है, मुस्लिम कम्युनिटी का फंक्शन होता है जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है भोपाल में, ठीक है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी ताजुल मस्जिद से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिए आप, नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहती है और में शामिल हो जाती है, कहां पर गिरती है? तो जैसे कि ये अपना क्या है, ऐसे करके कुछ अपना भारत है, भारत और अच्छा है, मेरे से सही बन नहीं रहा है, ठीक है, और भी अच्छा है अपना, सुंदर है बहुत, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी कौन सी नदी निकलती है? ये ताप्ती नदी निकलती है। और यहाँ से कहीं ना कहीं अमरकंटक से पास से कौन सी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। तो भारत के इस साइड क्या है? तो मैं बोलूंगा इस साइड तो बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी से ही तो तूफान आया था जो आज बारिश करवा रहा है अपने इधर, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी, क्या नदी इधर जा रही है क्या बंगाल की खाड़ी में? नहीं जा रही है, तो ये तो ऑप्शन आपका हट गया। इधर का ये है आपका इंडियन ओशन, यानी कि इधर इस साइड क्या मिलेगा आपको? इंडियन ओशन, हिंद महासागर। तो क्या ये नदियां इधर जा रही है हिंद महासागर में? नहीं जा रही है। इस साइड आपका क्या है? ये अरब सागर। तो ये नदियां किधर जा रही है? तो आप बोलोगे सर अरब सागर, और अरब सागर में मतलब ये यहीं पर है ना, जैसे भारत खत्म होता है यहाँ से, यहाँ पर है आपकी कौन सी? खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, वहां पर ये नदियां क्या करती है, इनका वहां पर क्या होता है, लास्ट बाउंड्री, मतलब वहां पर जाके क्या होती है, खंबात की खाड़ी में नदियां गिर जाती है, अपना पूरा पानी वहीं पर गिरा देती है, ठीक है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी किसकी? 2 नदी की, नर्मदा और ताप्ती की। बाकी अधिकतर नदियां आपको बंगाल की खाड़ी में ही जाएगी, चाहे वो नर्मदा हो, चाहे इधर से ब्रह्मपुत्र आए, इधर से कावेरी जाए, ठीक है, कोई सी भी नदी, महानदी जाए, ये सारी की सारी नदी बंगाल की खाड़ी में जाती है। और आप देखना अधिकतर नदियां ट्रेवल करती है पूर्व की ओर, लेकिन ये 2 मात्र बड़ी नदियां ऐसी है ना, छोटी नदियां भी हैं लेकिन बड़ी नदियां ऐसी है कि जो अपोजिट साइड जाती है, मतलब किधर? पश्चिम की ओर बहती है। चलिए ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो कैलाश सत्यार्थी जो है इनको 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला है इनको, ठीक है, नोबेल अवार्ड है ना, या नोबेल प्राइज मिला है इनको, ठीक है। और ये इनको शांति का मिला था, कौन सा मिला था? शांति, ठीक है। इनका एक एनजीओ है, ये क्या करते हैं? कैलाश सत्यार्थी, याद रखो सबसे बड़ी बात तो ये कि अपने विदिशा के हैं, इनका जन्म जो हुआ था विदिशा में हुआ था, तो मतलब बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। वैसे भारतीय हैं तो इसका मतलब गर्व की बात तो वैसे ही है। इनका एक एनजीओ है, वो है बचपन नहीं भैया, बचपन मतलब चाइल्डहुड, बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है। ये मतलब क्या करते हैं, जो भी बच्चे होते हैं जो गलत कामों में उलझ जाते हैं, मतलब जिनसे भीख मांगने वाले बच्चे हुए हैं या जिनके पापा मम्मी नहीं है तो वो गलत काम करते हैं, मान लो है ना, होटल पे काम करने वाले, इस टाइप के बच्चों को क्या करते हैं, ये उनका केयर करते हैं और उनको अपने एनजीओ की मदद से इनको पढ़ाते लिखाते हैं, ठीक है। तो इसी कारण से इनको 2014 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। और इनके साथ एक और पाकिस्तानी महिलाओं को मिला था, यूसुफ मलाला,
ठीक है, दोनों को साथ में मिला था ये पुरस्कार। यूसुफ मलाला क्या है कि भाई पाकिस्तान में तालिबानी जो लोग होते हैं उधर अफगानिस्तान वाली बॉर्डर पर, तो तालिबानी लोग क्या करते हैं, वहाँ की लड़कियों को स्कूल जाना नहीं मतलब जाने नहीं देते हैं वो लोग। तो यूसुफ मलाला ने क्या किया था, उनका विरोध किया था और इनको गोली भी मारी गई थी। इसके बाद ये जिंदा रही और बाद में इन्होंने आवाज़ उठाई अपनी गर्ल्स एजुकेशन के लिए, और बाद में इनको 2014 में क्या मिला, नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी और दोनों को साथ में ही मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज़ क्या होता है, क्यों मिलता है, ये बहुत लंबा लेक्चर है, कम से कम 20 से 25 मिनट का, और कभी देखेंगे हम इसको। ठीक है, तब तक आप सर्च कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय कालिदास समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है। कालिदास के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये इनके नाम के ऊपर समारोह आयोजित किया जाता है। तो कालिदास कुछ भी नाम आए ना, कालिदास समझ लो कि इनकी कर्म भूमि क्या थी, उज्जैन। कालिदास के संबंधित कोई भी चीज आएगी, अधिकतर चीजें आपको उज्जैन में ही मिलेगी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, उज्जैन। देखो 1958 में कालिदास समारोह आयोजित हुआ था, लेकिन गलत नहीं बता रहा हूँ, पूरी बात सुनो। कालिदास समारोह एक पंडित जी थे, पंडित, उनका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। लेकिन गवर्नमेंट और संस्कृति मंच जो अपना है मिनिस्ट्री, उसने 1979 और अधिकतर बुकों में आपको क्या मिलेगा 1980, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर 79 से 80 के बीच में कालिदास समारोह या कालिदास सम्मान जो वर्तमान स्वरूप है आज उसका, वो स्टार्ट किया था। कहाँ से, उज्जैन से। तो और यहाँ पर उज्जैन में क्या है, कालिदास एकेडमी भी है, जो किसके अंडर में आती है, सांस्कृतिक जो हमारी मिनिस्ट्री है उसके अंडर में आती है, विक्रम विश्वविद्यालय। आपने विक्रम यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा। ठीक है, तो यहीं पर ये इसके प्रांगण में क्या होता है, ये कालिदास सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है हर साल। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है जो कार्तिक माह की, ऐसा कहा नहीं जाता मतलब ये एग्जैक्ट है, कार्तिक माह की जो एकादशी होती है ना, प्रबोध एकादशी, कौन सी, प्रबोध एकादशी होती है कार्तिक महीने में, उस टाइम पर इस समारोह को आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या था बच्चों, उज्जैन। तो आपको कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। कालिदास एकेडमी भी उज्जैन में ही है, कालिदास समारोह भी उज्जैन में आयोजित होता है, कालिदास सम्मान कब से दिया जा रहा है, तो 1980 ऑफिशियल डेट है। ठीक है, कालिदास सम्मान आप बुक में पढ़ोगे तो 1980 मिलेगा, लेकिन इससे पहले से दिया जाता था, लेकिन वो एक प्राइवेट मतलब निजी व्यक्तियों के द्वारा दिया जाता था। 1958 में स्टार्ट हो गया था। कालिदास जयंती जिस दिन मनाई जाती है उस दिन से सम्मान स्टार्ट किया था, लेकिन ऑफिशियली क्या है 1980। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, अलीराजपुर निम्न में से किस जिले की 3 तहसीलों से मिलकर बना है, बताइए मेरे को। तो ये आपको कंफ्यूज हो जाओगे कहां से, तो सिंपल सी बात याद रखो कि ऑप्शन तो आपने सोच लिया होगा आपके माइंड में, वेरी गुड, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। ठीक है, अलीराजपुर को 17 मई 2008 को क्या बनाया गया, जिला बनाया गया है। ठीक है, अलीराजपुर कहां किससे अलग हुआ, तो सीधी सी बात है ये हुआ झाबुआ से। ठीक है, और अलीराजपुर और झाबुआ मात्र 2 जिले हैं जो किसके साथ सीमा बनाते हैं, गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, मात्र 2 जिले। ठीक है, अलीराजपुर के बारे में और कुछ फैक्ट, एक ये बात याद रखो कि अलीराजपुर हमारा क्या है, सबसे क्या है, ये सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट की बात करूं अगर मैं, तो क्या मिलेगा आपको 74 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, यहां से अपना एमपी स्टार्ट होता है, सबसे पूर्वी जिला है कौन सा, अलीराजपुर। और अलीराजपुर का निर्माण मतलब अस्तित्व में कब आया है, 17 मई 2008 को। किससे अलग हुआ, झाबुआ से। तो मेरा उद्देश्य यही रहता है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़कर उसका आंसर बताना नहीं रहता है कि जैसे मैं पढ़ देता अलीराजपुर निम्न में से किस जिले की 3 तहसीलों से मिलकर बना है और इसका सही जवाब है झाबुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस टाइप का नहीं पढ़ाना मुझे, मैं चाहता हूं कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी मिले। ठीक है, जो आप ये 25 से 30 मिनट आपको यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो इस लेक्चर में, तो उसका पूरा फायदा मिले आपको। चलिए, पहला गवर्नर जिसने मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया था उसका नाम बताना है आपको। ये गवर्नर है कुछ। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं यहां पर वांचू में और एसएन सिन्हा में, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे आप, ये दोनों तो आएंगे ही नहीं पहला राष्ट्रपति शासन में। तो एक बात समझिए आप, राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार लगा है, 3 बार। आप ऑप्शन सोचो ए और डी में से क्या होगा। ठीक है, जब तक आपके माइंड में रखो और देखते हैं कि आपका सही होता कि नहीं हो। तो पहला राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 में, दूसरा लगा था आपका 1980 में, और तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था 1992 में। तो कितनी बार लगा अभी तक,
3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। जब ये राष्ट्रपति शासन लगा था, नए गवर्नर आ गए थे, फिर कौन? एस.एन. सिन्हा, जिनका पूरा नाम क्या है? सत्यनारायण सिन्हा। और कुछ कुछ बुक वाले तो क्या करते हैं, उसको सत्यनारायण सिंह लिख देते हैं। ठीक है, तो एस.एन. सिन्हा है उनका नाम, पूरा नाम। ठीक है, क्या है? एस.एन. सिन्हा, सत्यनारायण सिंह नहीं है, सिन्हा है वो। ठीक है, तो वो राष्ट्रपति बनते हैं, और जैसे ही वो राष्ट्रपति बनते, क्या बोल रहा हूं मैं, हर कुछ चीज, राज्यपाल बनते हैं। और राज्यपाल बनने के बाद क्या होता है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो आपका सही जवाब क्या रहेगा? एस.एन. सिन्हा, यानी कि पूरा नाम क्या है इनका? सत्यनारायण सिन्हा। ठीक है, हो सकता है मैंने 2-3 बार राष्ट्रपति बोल दिया होगा इनको, लेकिन ये राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था कितनी बार? 3 बार। कौन कौन से? 77, 80 और 92 में। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में अपेक्षाकृत नया जिला कौन सा है? अपेक्षाकृत मतलब जो अभी लेटेस्ट में बना हुआ है। तो चलिए आप सोचिए, वेरी गुड, आपने आंसर आपके माइंड में फिट कर लिया है, क्योंकि हमने कल वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। लेकिन थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करते हैं। अलीराजपुर कब बना था? अभी बताया मैंने आपको, 17 मई 2008 को। सिंगरौली कब बना था? 24 मई 2008 को। आगर मालवा कब बना था आपका? ये बना था आपका 16 अगस्त, कहीं कहीं पे 15 अगस्त भी मिलेगा आपको, 2013 में। और निवाड़ी कब बना था आपका? 2 अक्टूबर 2018 को। ठीक है, तो आप बताइए इन 4 जिले हैं आपके पास, कौन सा लेटेस्ट लग रहा है आपको? तो आप बोलोगे सर निवाड़ी लेटेस्ट लग रहा है। एक्चुअल में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये एमपी पुलिस 2016 में पूछा गया था। ठीक है, और यहां पर उस टाइम पर जो सही जवाब था वो कौन सा था? आगर मालवा, है ना। तो मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, क्योंकि 2016 में तो आगर मालवा सही जवाब था इसका। ठीक है, लेकिन अभी आज मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, तो इसका मतलब वर्तमान में अगर क्वेश्चन आता है भविष्य में कभी, तो वो निवाड़ी ही सही रहेगा, जब तक कि कोई नया जिला ना बन जाए। तो आप, है ना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। चलिए, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो के मंदिरों के पाश्चात्य समूह में सबसे बड़ा है? जितने भी मंदिर है ना खजुराहो में, उनमें सबसे बड़ा मंदिर आपको मिलेगा कंदारिया महादेव मंदिर। ठीक है, बहुत ही शानदार मंदिर है, और खजुराहो में तो सारे के सारे मंदिर अच्छे हैं। ठीक है, बहुत एक सेपरेट लेक्चर बनेगा खजुराहो से संबंधित, आपको बहुत आनंद आएगा। एक एक मंदिर याद करा दूंगा, कितने कितने मंदिर हैं खजुराहो में। ठीक है, तो अभी तो आप इतना याद रखो कि कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो में ही मंदिर है। और इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था चंदेल शासकों ने। ठीक है, तो खजुराहो जो है ना, चंदेल शासकों की राजधानी रहा है। ठीक है, और चंदेल शासकों ने बहुत सारे मंदिर बनाए हैं खजुराहो में। चलिए, जैन मंदिर पहाड़ी 1 से 58, 1 से 58 में स्थित है। 4 ऑप्शन है, आपके माइंड में एक ही आ रहा होगा, सर इस बार और खजुराहो लगा दें, क्योंकि बार बार खजुराहो का जिक्र कर रहे हो। लेकिन माय डियर फ्रेंड, इस बार अपना आंसर है कुंडलपुर। और कुंडलपुर कहां पर है? यह है दमोह में। और दमोह में एक पहाड़ी है जिसको जैन पहाड़ी भी कहा जाता है। उस पहाड़ी के ऊपर बहुत सारे जैन मंदिर है, और जैनों के जो गुरु थे ऋषभ देव, उनकी मूर्ति भी है वहां पर। ठीक है, और अधिकतर मंदिरों का निर्माण बुंदेलखंड के शासक, बताइए कौन? बताइए, बाजीराव मस्तानी देखिए आपने, बुंदेलखंड के शासक वो थे छत्रसाल। ठीक है, छत्रसाल का नाम सुना होगा बाजीराव मस्तानी में आपने, वेरी गुड। तो छत्रसाल ने क्या किया था, ये अधिकतर जो जैन मंदिर है इस पहाड़ी पर, इनका क्या करवाया था? जीर्णोद्धार करवाया था। मतलब ये अस्त व्यस्त हो गए थे, इनको वापस नए शेप में या फिर वर्तमान स्वरूप में लाने में इनका योगदान था। किसका? राजा छत्रसाल का। ये बुंदेलखंड के शासक थे, याद रखना कभी एग्जाम में जाए। ठीक है, छत्रसाल का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से? बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या आंसर लगाना है? बुंदेलखंड। तो जैन मंदिर पहाड़ी है, 1 से 58 तक मंदिर है। कहीं कहीं पर बोला जाता है कि ये 63, 63 भी है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या? 50, 80 पूछा था। तो इसका मतलब ऑफिशियल डेटा क्या है कि 1 से 58 तक के वहाँ मंदिर हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार। श्री ओंकार मांधाता मंदिर अपने के लिए जाना जाता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा लिया, हमने दूसरा या तीसरा क्वेश्चन डिस्कस किया था, वही है ये। कौन सा? कि मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक उज्जैन में है, तो दूसरा कहां पर है? ओमकारेश्वर, जिसे आप ओंकारेश्वर भी बोलते हो। तो ये ओंकार मांधाता मंदिर भी क्या है? अपने ज्योतिर्लिंग के लिए फेमस है। देखो, थोड़ी सी जानकारी दूंगा, बाद में तो और कभी डिस्कस करेंगे हम। तो जो ओंकारेश्वर है ये एक द्वीप पर बसा हुआ है। द्वीप है ये। द्वीप मतलब क्या होता है? आइलैंड। और आइलैंड किसको बोलते हैं हम? जो तीनों तरफ से
मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है और बीच में जो चीज रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मालदीव देश देखो आप, मालदीव कहाँ है आपकी मैप की लोकेशन में, तो मालदीव के आसपास क्या है, पूरा का पूरा पानी है, तो वो क्या हो गया, एक आइलैंड हो गया। ठीक है, ऐसे अंडमान निकोबार देख लो आप, लक्षद्वीप देख लो आप, तो ये क्या है, हमारे आइलैंड है। तो ऐसा ही एक आइलैंड है हमारे पास या द्वीप है जिसको हम बोलते हैं ओंकार मांधाता। ये कहां पर है आपका, ये बोले तो आप नर्मदा नदी के तट पर है, या नर्मदा नदी के बना हुआ है। ये ज्योतिर्लिंग है हमारा एक। इसको मांधाता क्यों कहते हैं, देखो हुआ क्या था कि इस मांधाता द्वीप के राजा थे मांधाता, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भगवान की, ऐसा कहा जाता है, पौराणिक कथा है कि उन्होंने भगवान की प्रार्थना, मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की इस पहाड़ी के ऊपर आकर। ठीक है, और शिव जी को प्रसन्न किया और बोला कि आप यहीं पर आ जाइए, मेरे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है, तो आप मेरे साथ रहिए, है ना। भगवान को खुश कर लिया था, तो भगवान ने इनको आशीर्वाद भी दिया था, और इसी कारण से ये पूरा का पूरा मांधाता कहलाया, क्योंकि वो राजा का नाम के ऊपर इनका नाम पड़ा है इस पूरे के पूरे आइलैंड का। ठीक है, तो राजा मांधाता ने किसको प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, भगवान शिव को, और इसी कारण से भगवान शिव प्रसन्न हुए और वहां पर आए और वो एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। ठीक है, तो श्री ओंकार मांधाता कहां पर है, बताइए कहां पर है, वेरी गुड, नर्मदा नदी, और ये ज्योतिर्लिंग है। यहीं पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट और भी है यहाँ के लिए, यहाँ पर ये जो बना हुआ है मांधाता, ये एक नदी, दो नदी के संगम पर बना हुआ है। एक तो नर्मदा हो गई आपकी, और एक छोटी सी नदी है, छोटी सी नदी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये कावेरी नदी है, जो कि ट्रिब्यूटरी है, मतलब सहायक नदी है किसकी, नर्मदा नदी की। ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं बताई मैंने आपको यहाँ पर, लेकिन आप बोलोगे सर कावेरी तो आपने कल बताया था, वो कावेरी अलग है, वो कहाँ से निकलती है, कर्नाटक, और कहां पर जाती है, तमिलनाडु, और दोनों में लड़ाई चलती है, तमिलनाडु और कर्नाटक में इसके पानी को लेकर, कावेरी जल विवाद। ठीक है, तो वो अलग कावेरी है, छोटी सी कावेरी अपने पास भी है। तो इसका सही जवाब क्या था, ज्योतिर्लिंग। कमलापति पैलेस कहां पर है, बताइए। यस, वेरी गुड, भोपाल में है। आपने नाम सुना होगा, आप गए होंगे कहां पर, कमला नगर नाम सुना आपने भोपाल में, अगर आप भोपाल के हो तो आपने पक्का सुना होगा। ठीक है, कमला नगर। तो बड़ी झील यानी कि बड़ा तालाब, भोपाल में देखा होगा आपने, बड़ा तालाब और छोटे तालाब, है ना, ये छोटी झील बोलते हैं हम, जिसे तालाब नहीं बोलते, छोटी झील बोलते हैं, बड़ी झील छोटी झील बोलते हैं, भोपाल में था हम उसको। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक जगह पर कमलापति पैलेस स्थित है, कमलापति पैलेस। ठीक है, तो ये कमलापति जो है ये कमला रानी है, कमला रानी के नाम पर बनाया गया है ये पैलेस। ठीक है, और जो कमला रानी थी ये विधवा थी, किसकी विधवा थी, ये थी निजाम शाह की विधवा। निजाम शाह, अगर आपने मेरा एमपी का लेक्चर देखा है, तीसरा या चौथा, तो आपको पता होना चाहिए निजाम शाह कौन था। निजाम शाह कौन था भैया, ये गिन्नौरगढ़ का शासक था। गिन्नौरगढ़ का किला कहां पर है, बोलो तो रायसेन रोड पर है, भोपाल में ही आएगा गिन्नौरगढ़ का। ठीक है, गिन्नौरगढ़ में क्या फेमस है, यहाँ के तोते बहुत फेमस है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, निम्न में से किस जगह के तोते फेमस है। अभी क्वेश्चन आएगा आपको, भविष्य में बताऊंगा मैं आपको। तो गिन्नौरगढ़, तो अब आपके माइंड में क्लियर हो गई पिक्चर पूरी कि भैया भोपाल में कमलापति पैलेस है, कहाँ से, बड़ा तालाब और छोटी झील, यानी कि बड़ी झील और छोटी झील के पास कमलापति पैलेस, एक पैलेस है, मतलब एक भवन बना हुआ है, वो कमला रानी के नाम पर बनाया गया है। कमला रानी विधवा थी किसकी, निजाम शाह। तो निजाम शाह कौन था, गिन्नौरगढ़ का शासक था। गिन्नौरगढ़ कहाँ पर है, तो रायसेन रोड पर है। ठीक है, भोपाल और रायसेन के बीच में गिन्नौरगढ़ का किला है। एक रियासत हुआ करती थी गिन्नौरगढ़ पहले, है ना, और गिन्नौरगढ़ में किला भी मिलेगा आपको, और गिन्नौरगढ़ के तोते बहुत फेमस है। वेरी गुड, ऐसे ही याद करो, बहुत आगे बहुत फायदा मिलने वाला है। एक क्वेश्चन के साथ साथ 5-6 क्वेश्चन भी कंप्लीट होंगे आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेलों का स्थल है, बताइए। नर्मदा नदी पर कुंभ लगता है क्या, तो नर्मदा तो अमरकंटक से निकलती है, सिंधु कहाँ से निकलती है, कल बताया था मैंने आपको, तिब्बत से निकलती है। ठीक है, मानसरोवर झील सिप्रा कहाँ से निकलती है, काकरीबाड़ी से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है। तो हमको तो सिप्रा नदी का पढ़ा है आपने, सिप्रा नदी किसके तट पर है, उज्जैन, उज्जैन इसके तट पर बसा हुआ है। और उज्जैन में क्या लगता है भैया, कुंभ लगता है। लेकिन सब जगह पर कुंभ लगते हैं, 4 जगहों पर। ठीक है, लेकिन उज्जैन का जो कुंभ है वो 12 साल में एक बार लगता है। ये तो फैक्ट, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन उज्जैन का कुंभ एकमात्र ऐसा कुंभ है जिसको हम क्या बोलते हैं, कुंभ ना बोलकर क्या बोलते हैं हम इसको, सिंहस्थ बोलते हैं। सिंहस्थ 2016 में आयोजित हुआ था। इससे पहले कब आयोजित हुआ था, ये 2016 में। तो आप अब कब आयोजित होगा ये, तो आप बोलोगे सर 2028 में।
ठीक है, इस बार पक्का जाना, अगर 2016 में नहीं गए, क्योंकि मैं भी नहीं गया था इस बार तो, लेकिन 2028 में हम कुंभ के मेले जरूर चलेंगे, ठीक है, शिप्रा नदी में स्नान करने के लिए। तो अगला कुंभ कब होगा? 2028 में। तो कुंभ का मेला है जिसे हम सिंहस्थ बोलते हैं। देखो सिंहस्थ क्यों बोलते हैं इसे, देखो ये सूर्य है और ये सूर्य है और इसके आसपास हमने क्या किया है, इसको 12 राशियों में विभाजित कर दिया बराबर, ठीक, ऐसे ऐसे। पूरा ज्योग्राफी लेक्चर में अच्छे से समझाता आपको, पर समझो आप। तो 12 राशियां हैं और एक राशि में कितने दिन होते हैं भैया? 360 का एंगल बनता है आसपास, एक चक्कर लगाने में 360 लगता है, आपको पता है। तो 12 राशियां, टोटल कितनी राशियां होती है? 12 राशियां। तो भारतीय 36 यानी 30 दिन, यानी कि पृथ्वी को एक राशि से दूसरी राशि में जाने में कितना टाइम लगता है? 30 डेज का लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप सोचो ना कि भैया अगर आपका जन्म अक्टूबर में हुआ और आपके फ्रेंड का जन्म जनवरी में हुआ तो दोनों की राशि सेम होती है क्या? ऑफिशियली नहीं होती है, याद रखना, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। ऐसे ही एक बृहस्पति ग्रह भी होता है, बृहस्पति मतलब जुपिटर। तो जब जुपिटर भी ग्रह चक्कर लगाता है तो जब वो सिंह राशि में आ जाता है तो सिंहस्थ होता है। और आपको पता होना चाहिए बृहस्पति 11.98 वर्ष में क्या करता है? एक चक्कर लगाता है सूर्य के। कितने? एक चक्कर, मतलब लगभग 12 साल में एक चक्कर लगाता है बृहस्पति सूर्य के। यानी कि मानो आप कि आज बृहस्पति सिंह राशि में है, ठीक है, क्योंकि ऐसे राशि बटी हुई है ऐसे। तो बृहस्पति अगले कब आएगा फिर इसी राशि में वापस? तो आप बोलोगे सर 12 साल बाद वापस आएगा, तो इसका मतलब 12 साल बाद वापस अपने पर सिंहस्थ लगेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग वाला फैक्ट है अपने सिंहस्थ के बारे में। और आगे मैं क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा आपको एमपी पुलिस का, जिसमें पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में लगने वाला सिंहस्थ जब लगता है तो बृहस्पति कौन सी राशि में होता है उस टाइम पे। मैं आपको सेम टू सेम वही का वही क्वेश्चन दिखाऊंगा, तब आपको यकीन होगा कि हाँ सर ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और हमको तैयारी किस लेवल की रखनी पड़ती है, ठीक है। अभी तो एग्जाम नहीं हो रहे हैं, अगर एग्जाम होते तो आप भी सोचते ऐसा ही कि हाँ सर क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के, क्योंकि 2018 के बाद तो एग्जाम हुए ही नहीं कुछ ज़्यादा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इसका सही जवाब क्या था हमारा? शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन बसा हुआ है और उज्जैन में हर 12 साल में एक बार कुंभ का मेला लगता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला शहडोल संभाग के अंतर्गत नहीं आता है? आप बोलोगे सर आपको पढ़ना ही नहीं आता है, आपने अंतर्गत गलत लिखा है। तो भैया ये टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देना इसको। तो आप तो शहडोल एक संभाग है, ठीक है, और इसमें कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। यूएसए, अपना जो यूएसए है वो शहडोल ही है एक प्रकार से, मतलब शहडोल में 3 जिले हैं। याद रखने की ट्रिक क्या है? यूएसए, जैसे मैंने रीवा के बताए थे आपको, एसएसआर मतलब सुशांत सिंह राजपूत में श्री सुशांत सिंह राजपूत, है ना, मजाक नहीं कर रहा हूं, उनका मतलब याद करने की ट्रिक बता रहा हूं बस, है ना। तो ये रीवा वाले जिले थे, रीवा था, सीधी, सतना, सिंगरौली। तो ऐसे ही उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। आप बताओ कौन सा ऑप्शन अलग लग रहा है आपको? तो आप बोलोगे सर डिंडोरी। वेरी गुड, ये देखिए आप एक बार और। तो डिंडोरी जो है वो जबलपुर संभाग में आता है। कहां पर है जबलपुर संभाग? ये रहा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले ऐसे हैं जो कहां पर आते हैं? जबलपुर संभाग में आते हैं, ठीक है। फैक्ट जो भी है बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपका शहडोल संभाग, कहां पर? ये रहा। तो एक जिला तो ये हो गया। ये कौन सा कलर है? मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं कलर की। मेहंदी कलर है ना ये, हाँ मेहंदी कलर होगा, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। बाकी मेहंदी इस टाइप की लगती है मेरे को, जब वो उसको गलाते नहीं तब, है ना। हाथों पर तो कुछ और कलर हो जाता है उसका। कौन सा कलर है ये? आई डोंट नो। चलिए हाँ ये तो पता है मुझे, थोड़ा सा येलो टाइप का लग रहा है, ठीक है। कलर की थोड़ी सी जानकारी कम है मेरे को, है ना। बस 2 कलर पसंद है मेरे को, रेड और ब्लैक, ठीक। वाइट भी पसंद है। चलिए तो ये थे रीवा, एसएसआर, सतना, सीधी, सिंगरौली और रीवा। तो ये 4 जिले आते थे। ये यहाँ पर शहडोल है, शहडोल में ये अनूपपुर है। तो आपका ऑप्शन क्या था? कौन सा नहीं है? डिंडोरी नहीं है। ये चीज़ आप रट लो, याद रख लो, इट्स योर प्रॉब्लम, आपको फायदा मिलने वाला है कहीं ना कहीं। देखो मैंने क्वेश्चन अपनी मर्जी से, जिस दिन क्वेश्चन में लगाऊंगा ना स्लाइड में, तो मेरी मर्जी वाले क्वेश्चन, अभी मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ ना, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप समझ सकते हो कि भविष्य में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये था अपना पूरा का पूरा डिस्कशन। आधा घंटा हो चुका है, 30 मिनट हो चुका है, और अब समय है आपसे विदा लेने का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।